तो यो आपका इंटरव्यू हिंदी में है? हाँ यस जी? सर। ओके। तो आप डिंडोरी से आते हैं? जी सर। तो जिले का नाम मैंने सुना नहीं है, थोड़ा सा बताइए कहाँ है जिले की लोकेशन और किस चीज़ के लिए फेमस है जिला? सर डिंडोरी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है। यह उत्तर पूर्वी उत्तर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश का वहाँ पर है। अमरकंटक के बिल्कुल नज़दीक है। और डिंडोरी मुख्य रूप से सर ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए फेमस, और वहाँ की जो मिलेट्स होती हैं जिसको कोदो कुटकी बोलते हैं। सर मेरी आवाज़ थोड़ी सर्दी के कारण मैं माफ़ी चाहूँगा। कोदो कुटकी मिलेट वहाँ पर होती है, उसके लिए डिंडोरी काफ़ी फेमस है सर। तो इसको फिर छत्तीसगढ़ में अगर ट्राइबल पॉपुलेशन है तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं दिया गया है? तो आपके पास मध्य प्रदेश में कैसे रह गया? सर वहाँ की जो शैली है, बोलचाल, ये सब काफ़ी मध्य प्रदेश से अलाइंड है। ट्राइबल जो छत्तीसगढ़ की बोलियां हैं वो थोड़ी छत्तीसगढ़ की बेल्ट की थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। तो ये जो डिवीज़न किया गया था लिंग्विस्टिक बेसिस पे किया गया था, किस बेसिस पे किया गया था? सर मेनली लिंग्विस्टिक हो सकता है, लेकिन नर्मदा नदी भी एक बाउंड्री सेट करती है, इसलिए मेरे ख्याल से डिंडोरी को मध्य प्रदेश में। तो आपके छत्तीसगढ़ और इनके बीच में नर्मदा बहती है? यस। ओके। तो मुझे ये बताइए कि जैसे इनकी डिवीज़न के बाद में जैसे देखा गया है कि छत्तीसगढ़ की अच्छी प्रोग्रेस हुई है और कैपिटा इनकम भी मध्य प्रदेश से काफ़ी ज़्यादा है। तो आप क्या कारण है कि भी छत्तीसगढ़ की इतनी प्रोग्रेस हो गई, मध्य प्रदेश अभी भी पीछे रह गया है? सर इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो छत्तीसगढ़ में मिनरल बेल्ट, जब डिवीज़न के बाद छत्तीसगढ़ में मोस्टली जो भी मिनरल था मिनरल बेल्ट छत्तीसगढ़ में चला गया। दूसरा, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश जितना डाइवर्स है उस प्रकार से छत्तीसगढ़ उतना डाइवर्स नहीं है सर। डाइवर्सिटी के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। खासतौर से देखें तो पूर्वी क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र में मध्य प्रदेश के हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में वेरिएशन देखने को मिलता है। तीसरा, पॉपुलेशन को देखकर भी अनुमान लगाया जा सकता है सर, क्योंकि मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है छत्तीसगढ़ की अपेक्षा में। तो इस कारण से भी डेवलपमेंट में थोड़ा डिले देखने को। तो आप रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े हैं? यस। तो ये रीवा में काफ़ी वाइट टाइगर के बारे में लगता है कि बात होती रहती है और शायद वहीं पे ही वाइट टाइगर पाए जाते हैं। तो कुछ है आइडिया कि ऐसा क्यों है कि वाइट टाइगर रीवा में ही पाए जाते हैं? सर इसका एग्जैक्ट कारण मुझे नहीं पता कि क्यों वहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन बांधवगढ़ में मेनली वाइट टाइगर्स पाए गए थे। वहाँ के जो राजा थे रीवा के, राजा मार्तंड सिंह, उन्होंने पहली बार वाइट टाइगर को देखा था और उन्होंने उसे पाला भी था। मोहन नाम का वाइट टाइगर था, इसलिए रीवा वाइट टाइगर्स के लिए फेमस है। और अभी हाल ही में एक मुकुंदपुर वाइट टाइगर सेंचुरी वहाँ पर बनाई गई है, इसके लिए भी रीवा फेमस है सर। तो क्या अभी कितने वाइट टाइगर का क्या कंसेंसस है? सर एग्जैक्टली मुझे आंकड़े याद नहीं है। जो तो कुछ ऐसे जैसे एक तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है, तो वाइट टाइगर भी प्रोजेक्ट टाइगर में कवर हो गई है जो सेंचुरी बनाई गई है? यस सर, वाइट तो टाइगर। कितने प्रोजेक्ट टाइगर्स हैं, क्या क्या मेन? चलिए मध्य प्रदेश की बता दीजिए, आपको क्या मेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या हैं, टाइगर रिजर्व्स क्या कौन कौन से हैं? सर मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर के 7 टाइगर रिजर्व हैं, जैसे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व और बांधागढ़ टाइगर रिजर्व, कान्हा, इस तरीके से 7 टाइगर रिजर्व हैं। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑलमोस्ट 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है सर। तो कुछ आइडिया है कि अभी क्या मध्य प्रदेश में या ओवरऑल इंडिया में क्या टाइगर काउंट है? सर आखिरी जो आंकड़े मुझे याद है उसके अनुसार ओवरऑल इंडिया में 2900 टाइगर्स हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश में लगभग 722 टाइगर्स। आप ऑलरेडी इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में हैं, Yes. कितनी देर काम कर लिया आपने? सर पोस्टिंग अभी मेरी केवल 2 महीने पहले पोस्टिंग हुई है, लेकिन ट्रेनिंग से अगर मैं काउंट करूँ तो ऑलमोस्ट 2 साल का बीत चुका। तो ये जैसे अभी आप ट्रेनिंग में गए हैं, तो क्या आपको बताया गया है कि सोशल मीडिया का यूज़ गवर्नमेंट में किस तरीके से यूज़ करना चाहिए? सर सोशल मीडिया को लेकर के हमारे बहुत सारे एक्सटेंसिव मॉड्यूल्स कवर हुए हैं। सोशल मीडिया का यूज़ मेनली ऑडियंस पर्सपेक्टिव, ऑडियंस इंगेजमेंट को लेकर के होता है, क्योंकि ऑडियंस सोशल मीडिया की काफ़ी अलग है। अगर हम कन्वेंशनल मीडिया से देखें, जैसे यूथ को इंगेज करना है या फिर अर्बन पॉपुलेशन को इंगेज करना है, रैपिड कम्युनिकेशन यदि करना है, क्राइसिस मैनेजमेंट करना है, तो इन सभी में सोशल मीडिया का इस्तेमाल काफ़ी वाइड रूप में होता है। साथ ही साथ यदि हमें फैक्ट चेक करना है, मिस इन्फॉर्मेशन या डिसइन्फॉर्मेशन को टैकल करना है, तो वहाँ पर भी सोशल मीडिया का यूज़ होता है। तो ये बताओ लास्ट क्वेश्चन कि प्रिंट मीडिया की क्या ट्रेजेक्ट्री है इंडिया में? जो जैसे न्यूज़पेपर पब्लिकेशन है, नीचे जा रही है, अभी स्टेबल है या ग्रो कर रही है? सर पूरे वर्ल्ड की अपेक्षा में देखें तो वर्ल्ड में तो न्यूज़पेपर या फिर प्रिंट मीडिया की हमने नीचे ट्रेजेक्टरी देखी, लेकिन हाल ही में जो रॉयटर्स की एक रिपोर्ट आई थी उसमें चौंकाने वाले आंकड़े ये थे कि इंडिया में खास तौर से प्रिंट मीडिया का जो रोज
रुचि है लोगों में वो बढ़ रही है सर। तो इसका एक तो यह हो सकता है कि लोगों में, क्योंकि इंडिया की लिटरेसी जैसे जैसे बढ़ रही है और इनकम जैसे बढ़ रही है, तो लोग न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करते हैं। कोविड के टाइम पर भी देखा गया था कि न्यूज़पेपर सर्कुलेशन में थोड़ा वृद्धि आई। कुछ है आइडिया कि क्या परसेंटेज ग्रोथ हुई है जैसे पिछले साल से या 2 साल पहले से? सॉरी सर, एग्जैक्टली मुझे आपके सिंस यू आप पहले ही इसमें इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ट्रेनिंग तो कर चुके हैं, यस तो कई बार इम्प्रेशन बनता है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था यस तो पाकिस्तान बैटल ऑफ परसेप्शन जीत गया था। ग्राउंड में हम जीते, पर बैटल ऑफ परसेप्शन जो है वो जीता। उसके पीछे क्या कारण, तो हमें क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए इसके बारे में? सर, बैटल ऑफ परसेप्शन में यह देखा गया कि पाकिस्तान ने कहीं कहीं पर बाजी मारी। इसका मुख्य कारण यह हो सकता है कि भारत फैक्ट बेस्ड और रिलायबल इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता है हमेशा, जबकि पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन अगर हम देखें तो ना तो वह फैक्ट पे बेस्ड थी, पूरी मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन की आर्मी ने काम किया। इस कारण से कहीं ना कहीं, क्योंकि पहला इम्पैक्ट कोई भी इंफॉर्मेशन हो, मिस इन्फॉर्मेशन हो या फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन हो, जो भी पहला इम्पैक्ट होता है उसी का बोलबाला होता है। तो भारत को एक डेडिकेटेड, जब भी इस तरीके के ऑपरेशंस होते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के साथ मिल करके, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफिसर्स के साथ मिल करके एक डेडिकेटेड टीम इस ऑपरेशन में लगानी चाहिए। साथ ही साथ जैसे फैक्ट चेक यूनिट है पीआईबी में, उसको भी ऑटोनॉमी और उसको उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान या अन्य देशों से आते हैं उसको टैकल किया जा सके। इसके साथ ही सर इंडिया में इंटरनेशनल चैनल जैसे बीबीसी या फिर अल जज़ीरा है, उस तरीके का इंडिया का एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव देने के लिए चैनल हमें देखने को नहीं मिलता। हालांकि हाल ही में फर्स्ट पोस्ट या बियॉन्ड जैसे चैनल आए हैं, डीडी इंडिया भी इस क्षेत्र में काम कर रहा है, लेकिन इन्हें बढ़ाने की ज़रूरत है सर। जी सर। एक चीज़ बताइए, अभी क्या इसके लिए भारत एक स्ट्रेटजी बनाए, जैसे कि लड़ाई की स्ट्रेटजी है, इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है। आज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ये बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि एक लड़ाई जीतने से पहले उसका विल पावर को तोड़ने वाली बात का भी था कि यो भी। तो इसके लिए अगर हम स्ट्रेटजी बनाए, जैसे भी आपने एक आध पॉइंट बताया था, और क्या किया जाए? सर, एक ओवरऑल लॉन्ग टर्म की नेशनल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी या नेशनल स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है, जिसके अंतर्गत जब भी इस तरीके के इंसिडेंट होते हैं तो स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से हमको उस इंफॉर्मेशन को लोगों तक एक तो इंसिडेंट बेस्ड है और एक वो तो रिएक्टिव हो गया। जब तक इंसिडेंट हो तो रिएक्टिव हो गया, तब तक जब तक हम कुछ करेंगे तब तक तो वो हो गया था। यस सर। हाँ, हमें प्रोएक्टिव कैसे हो? प्रोएक्टिव होने के लिए सर इसमें तो नेशनल सिक्योरिटी का भी एक इशू हो जाता है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर सडनली भारत ने स्टेप लिया था, हालांकि यह माना जा रहा था कि भारत लेगा, लेकिन इसमें सरप्राइज का फैक्टर भी एक इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अभी जैसे सर ने पूछा था, सोशल मीडिया रोल प्ले करता है, तो सोशल मीडिया लगातार आज भारत के लोगों में एक डिवाइड जो है, अलग अलग तरह के एक परसेप्शन क्रिएट किए जाते हैं, उसको कैसे काउंटर किया? सर, उसको काउंट करने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने भी स्टेप लिए हैं। जैसे इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस की कैडर रिव्यू पॉलिसी को देखा जा रहा है। इसमें इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस की फॉरेन पोस्टिंग्स के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि भारत सरकार या तो कोई स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन पॉलिसी लेकर के आए, और जो भी इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं उनको इस तरीके से ट्रेन किया जाए कि वह क्राइसिस कम्युनिकेशन या स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन न केवल रिएक्टिव बल्कि प्रोएक्टिव तरीके से भी कर सकें। इसमें सोशल मीडिया का थोड़ा मैं अभी अब अलग फील्ड लेता हूँ जरा। आपका एक हॉबी वाला है, यस आप स्मार्टफोन से फ़ोटो खींचते हैं, यस सर। तो स्मार्टफोन में वो टेक्निकल चीज़ें बताइए जो स्टेबलाइज करती है सर फ़ोटो को स्टेबलाइज करने के, है ना कई, और कहते हैं आपका लेटेस्ट फ़ोन आ रहा है यस सर। ऑटो स्टेबलाइज, वो कैसे? सर, टेक्निकलिटीज़ मुझे नहीं पता है, लेकिन शायद इलेक्ट्रॉनिकली उसको स्टेबलाइज करते हैं। थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है, बहुत दो दिन है, ऑप्टिकली, इलेक्ट्रॉनिकली, ये। और मैनुअल क्या होता है फिर? सर, मैनुअली जिस तरीके से DSLR कैमराज हैं या इनमें मैनुअल स्टेबलाइजेशन का एक आता है, इसमें मैनुअल स्टेबलाइजेशन के लिए सर हम ट्राइपॉड वगैरह भी यूज़ करते हैं। और सर बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है। और गिम्बल भी मैंने यूज़ किया है सर, पर बहुत ज़्यादा उसे यूज़ नहीं किया। वो भी स्टेबलाइजिंग के लिए है ना? यस सर। जो मर्जी करो आप। यस सर। ठीक, थैंक यू सर। अश्विनी, यस सर। अश्विनी का अर्थ क्या होता है? सर, अश्विनी का अर्थ होता है स्ट्रांग या मजबूत होना।
कोई नक्षत्र भी है? यस सर, अश्विनी नक्षत्र भी है एक, और अश्विनी एक मास भी आता है हिंदी कैलेंडर में, एक महीने का नाम भी अश्विनी आता है। क्यों पॉपुलर है? सर शायद उस समय त्यौहार देश में काफ़ी सारे मनाए जाते हैं, इसलिए शायद पॉपुलर। गुड। मिशन ब्लूबर्ड क्या है? सॉरी सर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। अभी कुछ दिन पहले इसरो ने सबसे भारी रॉकेट प्रक्षेपित किया, उसका नाम था मिशन मिशन ब्लूबर्ड सर। यस। भारत के स्पेस प्रोग्राम के बारे में पिछले साल, मतलब इस साल, आप अगले साल आपका इंटरव्यू, तो आपसे पूछा जा सकता है कि 5 बड़ी उपलब्धियां बताएं जो भारत ने अपने स्पेस मिशन में हासिल किया। उसके बारे में कुछ बताएं। उपलब्धियां स्पेस जगत से जुड़ी, इंडियाज स्पेस स्ट्राइड्स इन 2025। 5 सिर्फ 2025 की सर, या ओवरऑल? सर ओवरऑल उपलब्धियों में अगर मैं देखूं तो पहला आप पिछले साल की कुछ एक उपलब्धियां बताइए, 3 ही उपलब्धियां बताइए पिछले साल, मतलब इस साल, इस वर्ष। यस सर, एक स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट भारत ने किया, स्पेसडेक्स जिसको बोला जाता है। गुड। और दूसरी उपलब्धि सर अभी जो आपने ब्लू बर्ड बोली, जो सबसे भारी भरकम सैटेलाइट है। तीसरा, भारत ने गगनयान के लिए भी कुछ मॉड्यूल टेस्ट किए हैं। सर अभी मैं 3 ही याद कर पा रहा हूँ। किसी व्यक्ति को किसी मिशन के लिए वह भेजा गया? यस सर, शुभांशु शुक्ला को भेजा गया सबसे सर। पहली उपलब्धि 2025 की, उसे अपन गिनाएंगे। यस बाकी 2 को इस तरह से अपने थैंक यू सर। हम आगे अपनी सूची में जारी रखेंगे। यस सर। नेपाल भारत का पड़ोसी है। नेपाल में ताज़ा हालात क्या है? सर नेपाल में हाल ही में एक रिवॉल्यूशन हुआ, जिसे जैनजी रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, जिसने वहाँ की सरकार के भ्रष्टाचार और अन्य फैसलों से, सोशल मीडिया बैन इत्यादि फैसलों से रुष्ट होकर के और वहाँ का तख्ता पलट किया। हाल ही में नेपाल में ऐसी सूचना आ रही है कि इलेक्शन होने वाले हैं, और अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट वहाँ पर संभाल रही है वो एक्स चीफ जस्टिस है नेपाल की सर। तो क्या वो एक लेजिटिमेट सरकार है? सर इंटरिम गवर्नमेंट जिस तरीके से देखा जाता है, तो इंटरिम गवर्नमेंट ने चूँकि राष्ट्रपति के सामने शपथ लेकर के सरकार को संभाला हुआ है, तो उसे लेजिटिमेट कहा जा सकता है। हालांकि पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पॉपुलेशन के द्वारा अभी वो इलेक्टेड नहीं है। भारत वापस आते हैं। यस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के चयन को लेकर या इलेक्शन कमीशन के चयन को लेकर एक विवाद हमेशा से सुर्खियों में रहा है कि क्यों नहीं भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस कमेटी में शामिल किया जाए। आपकी क्या राय है, करना चाहिए या नहीं, हाँ या ना, क्यों? सर मेरे अनुसार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल करना चाहिए, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वे एक संवैधानिक और न्यूट्रल पोस्ट पर बैठते हैं। तो जब भी इलेक्शन होते हैं तो वे न केवल न्यूट्रल होने चाहिए, बल्कि लोगों को न्यूट्रल दिखने भी चाहिए। इसके लिए ऐसी कोई कमेटी हो जिसमें एक न्यूट्रल मेंबर भी रहे, चूँकि LOP होते हैं और प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तीसरा एक न्यूट्रल मेंबर भी रहेगा, जिससे उसकी क्रेडिबिलिटी और इंटीग्रिटी पर सवाल कम उठेंगे सर। एक शब्द होता है अंकल जज सिंड्रोम। यस सर। क्या है वो? सर आमतौर पर देखा गया है कि जो भी जुडिशरी है उसमें जो भी नए जज आते हैं वो या तो रिलेटिव होते हैं या कहीं ना कहीं से उसमें नेपोटिज्म का एक एंगल जो देखने को मिलता है। तो ऐसा माना जाता है कि कोई जज अपने किसी रिश्तेदार को ही अपॉइंट कर रहे हैं कोलिजियम के द्वारा। बहुत बढ़िया। जुडिशरी कहती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के चेयर में होना चाहिए, तो फिर NJSC को लेकर जुडिशरी क्यों विवाद खड़े करती है? क्या ये पैराडॉक्स नहीं है? सर NJSC 99 अमेंडमेंट के अंतर्गत भारत सरकार लेकर के आई थी, क्योंकि कॉलेजियम काफ़ी ओपेक है, तो इसके रिफॉर्म को लेकर के आई थी भारत सरकार NJSC। लेकिन जुडिशरी इसे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या गवर्नमेंट का डायरेक्ट इंटरफेरेंस कॉलेजियम में जुडिशरी में देखती है। यदि इस तरीके के इंटरफेरेंस होते हैं तो लोगों का भी विश्वास जुडिशरी में उठता है, क्योंकि पहले से ही ओपेक है। हालांकि कॉलेजियम भी फुल प्रूफ नहीं है। यदि इसमें पारदर्शिता लेकर आई जाए और किसी गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव अगर वहाँ पर रहे, चाहे न्यूट्रल हो या फिर मिनिस्ट्री के द्वारा अपॉइंटेड हो, तो मेरे ख्याल से उसमें उसकी भी क्रेडिबिलिटी काफ़ी इम्प्रूव होगी सर। भारत का बजट पेश होने वाला है। यस सर। फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट, इन दोनों में फ़र्क क्या है और भारत इन दोनों मामलों में अभी कहाँ है? सर फिस्कल डेफिसिट, जब भी गवर्नमेंट जितना भी एक्सपेंडिचर करती है और जितना उसका रिवेन्यू अर्न होता है, उसकी डिफरेंस को फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। और रिवेन्यू डेफिसिट जो करंट फाइनेंशियल ईयर है
यदि इंटरेस्ट को हटा दिया जाए, पुराने इंटरेस्ट को हटा दिया जाए, तो उसे रिवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। फिस्कल डेफिसिट में भारत का इस साल का टारगेट 4.8% रहा है, और रिवेन्यू डेफिसिट सर मैं क्षमा चाहूँगा, मुझे एग्जैक्ट की याद नहीं। थैंक यू। Yes. Ashwini ji, national emergency imposed by Indira Gandhi government यस on the basis of internal disturbances. यस क्या आपका ओपिनियन है, क्या वो सही थी या गलत थी? और सही थी तो क्यों, और गलत थी तो क्यों? सर आज के परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो ऐसा लगता है कि इंटरनल इमरजेंसी उस समय जब आंतरिक इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण घोषित की गई, तो ऐसा लगता है कि वह गलत है और इस तरीके के ड्रास्टिक स्टेप से बचा जा सकता था। हालांकि उस समय जिस तरीके की स्थिति रही होंगी उससे मैं पूर्णतः अभिज्ञ नहीं हूँ, ऐसा माना जाता है। पढ़ा तो होगा आपने, Yes. हिस्ट्री शुड बी नोन। हिस्ट्री के अनुसार उससे ऐसा- एवोल्यूशन क्या है आपका? सर उस दौरान जिस तरीके की स्थितियां थी, ऐसा माना जाता है कि क्या स्थिति थी? डिक्लेयरिंग द इलेक्शन ऑफ इंदिरा गांधी illegal is a condition to impose the emergency? नो सर। Then that was the only condition. सर उस नेशनल इमरजेंसी घोषित करने की जगह और भी तरीकों से उस चीज़ को हैंडल किया। What was the reason? Immediate cause तो कुछ था। इमीडिएट कॉज राजनारायण जो सर का फैसला था सर, वो एक इमीडिएट कॉज था, Okay. लेकिन उसको जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारे ऐसे तर्क दिए जाते हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। Do you justify that? That's what I was. आई डोंट जस्टिफाई। Yes, okay. एक अभी वर्ड कॉइन हुआ था, नॉट ऑफिशियली, फॉर्च्यूनर डिप्लोमेसी। फॉर्च्यूनर डिप्लोमेसी। पता है आपको इसके बारे में कुछ? सॉरी सर, मुझे आइडिया व्लादिमीर पुतिन इंडिया आए थे, नहीं। यस सर, प्रधानमंत्री उनके साथ एक गाड़ी में बैठे थे। यस सर। कौन सी गाड़ी में बैठे? सॉरी सर, गाड़ी तो मुझे याद है, BMW हो सकती है सर। फॉर्च्यूनर थी वो। फॉर्च्यूनर, ओके सर, नाउ आई गॉट इट सर। ओके, तो बताइए कि व्हाट इज द रीजन? इट वाज अ टैक्टिकल मूव कि व्लादिमीर पुतिन को फॉर्च्यूनर पर बिठाना, फोटो खिंचवाना और इतना पब्लिसाइज करना, या फिर ये नेचुरल कोर्स था? सर इट वाज अ टेक्टिकल मूव, क्योंकि फॉर्च्यूनर जो गाड़ी थी वो ना तो यूरोप में बनती है ना वेस्टर्न पार्ट उसमें किसी भी तरीके से इस्तेमाल होता है, इसलिए फॉर्च्यूनर गाड़ी को यूज़ किया गया ताकि वेस्टलेस कोई सी ऐसी गाड़ी को सामने रखा जा सके। ओके, गुड। आपने कहा है कि आपका शौक जो है वो वॉइस ओवर का है। यस वर्ल्ड का सबसे फेमस वॉइस ओवर आर्टिस्ट कौन है? सॉरी सर, मुझे आइडिया इंडिया का कौन है? सर इंडिया में अमिताभ बच्चन की वॉइस मुझे काफ़ी अच्छी लगती है और उन्होंने वॉइस ओवर भी किया। आपको अच्छी लगती? फेमस कौन है? फेमस बच्चन ही है ऑफ कोर्स। सर सबसे famous। माइथोलॉजिकली कोई फेमस है? माइथोलॉजिकल सीरियल्स हो गए कि किसी ने वॉइस दिया हो? सर मुझे नाम याद नहीं है, पर एक महाभारत जो हमारा चैनल आता था उसमें मैं समय हूँ करके एक वॉइस इसका वॉइस हो, मैं पढ़ूंगा बहुत सर। फेमस है। आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट है और वो तो सबको पता है। सर मैंने पढ़ा था, अभी मैं याद नहीं कर पा। अच्छा, ठीक है। एक क्वेश्चन है, what kind of steps government of India has taken apart from schemes, not scheme, to facilitate the Divyangjan in India? सर एक तो जो टर्मिनोलॉजी चेंज की है भारत सरकार ने दिव्यांगजन बोलने की, वह एक रिस्पेक्ट और डिग्निटी की बात है। दूसरा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे मैंने एक चीज़ देखा जिसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, तो हाल ही में एक एक्ट में भी संशोधन किया गया था इससे रिलेटेड। तीसरा, में स्कीम्स लॉ छोड़ दीजिए है, लॉ नहीं, मतलब जो नेचुरली है, मतलब जो उन्होंने किया कि स्टेप पहले, जैसे आपको एक छोटा सा बताना हो कि सरकार ने बोला कि जो पेट्रोल पंप है उसमें जो टॉयलेट है वो सर्विस कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में जो टॉयलेट है वो सर्विस कर सकते हैं। छोटा सा मूव था, इसलिए कोई कानून नहीं बना, लेकिन नाउ इट मेड कंपल्सरी और वो पूरे इंडिया को फैसिलिटी हुई। ऐसा कुछ किया है नहीं? सर एक तो जो डीडी न्यूज़ की अगर मैं एग्जांपल दूं, तो आज जो साइन लैंग्वेज का एक कार्यक्रम का भारत हमारी चैनल चलाती है, ये हो सकता है सर। बाकी एग्जैक्टली मुझे कोई बात नहीं है, ठीक है। देयर वाज अ न्यूज़ कि सुनीता विलियम्स गोज इन स्पेस एंड शी कैन नॉट रिटर्न एट द डिजायर्ड डेट, बहुत डिले हो गया। व्हाट वाज द टेक्निकल रीजन बिहाइंड दैट? एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है सर, सॉरी। बहुत डिबेट हुआ था कि ये प्रॉब्लम हुआ है, शायद आपने मीन्स लिखा है तभी आया होगा। यस सर। सर जो थोड़ा सोचिए आराम से, कोई बात नहीं। सॉरी सर, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर। Yeah, so Ashwini, यस सर।
So you are a very good candidate, and I mean, good confidence, good communication, good personality. So many positives. And you already appeared before UPSC twice. Yes. Right. So कितना लास्ट टाइम कितना 180 के करीब नंबर आए थे या कम आए थे थोड़े? सर 157 लास्ट टाइम आई थी, और उससे पहले 160 पूरा आई थी। हाँ जी। 160 पूरा। नहीं, बट आज तो परफॉर्मेंस मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी आप। अच्छा हाँ जी, तो अब थोड़ा सा आई थिंक ओवर अ पीरियड सिंस नाउ यू हैव वर्कड इन फॉर 2 years, योर कॉन्फिडेंस लेवल इज रियली वेरी गुड एंड यू कम आउट एज वेल रेड पर्सन। बाकी अब 2 हफ्ते और हैं आपके पास, तो ज़्यादा कुछ गाइड करने का तो है नहीं इसमें, तो यू आर ऑल given lot of mocks, lot of original actual interviews, so you just have to focus on current affairs and international relations. थोड़ा सा बजट आसपास में है, न्यूज़पेपर में खबरें वगैरह आएंगी तो वो कर लें। और प्लस लाइक ईयर का राउंड अप आता रहता है, तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें होती रहती हैं कि भाई 5 सबसे बड़ी रिफॉर्म्स क्या हुई, 5 ट्रेस इवेंट्स क्या हुए, तो जो भी है अभी बैंकिंग में एनपीएस के बारे में मैं खबर पढ़ रहा था कि भाई ऑल टाइम लो हैं एनपीएस, तो लो करिए। तो बाकी विश यू ऑल द बेस्ट। तो हमें नंबर मुझे तो थोड़े से कम लग रहे हैं, तो जैसे आज की परफॉर्मेंस नहीं आज बहुत बड़ी इशू वेरी गुड एंड हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। थैंक यू सर। तो आई एम श्योर यू विल डू वेल, एंड थोड़ा सा बस करंट अफेयर्स और उसके ऊपर करिए। तो अभी क्या ट्रेनिंग कहाँ हो रही है आपकी? यही सर ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, अभी असिस्टेंट डायरेक्टर डीडी न्यूज़ पोस्ट। कहाँ पे पोस्ट? डीडी न्यूज़ में सर, असिस्टेंट डायरेक्टर। तो बहुत बढ़िया अश्विनी, वेरी नाइस एंड बहुत अच्छा लगा। एक तो चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँ, एक तो 14 तारीख को इंटरव्यू है। यस सर। 14 की इम्पोर्टेंस आपको पता है? मकर उस संक्रांति सब मकर संक्रांति ही नहीं और भी फेस्टिवल फेस्टिवल ना, यस सर। उस चीज़ को आप एक इम्पोर्टेंस और क्या है, सोशली कल्चरली उसका क्या इम्पोर्टेंस है, यस सर। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दैट 14th का आप होल कंट्री पूरा फेस्टिवल है? पूरे कंट्री हाँ, मैं में। उसका कल्चरली एक डिफरेंट एंगल्स उसके Yes. देखेंगे। बाकी ठीक है। बाकी इकोनॉमिक टाइम्स आप क्या क्या अखबार पढ़ रहे हैं? सर इकोनॉमिक टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़ रहा हूँ सर, बहुत ज़्यादा। एक फाइनेंशियल रिलेटेड जैसे चलने के लिए अभी उससे रिलेटेड थोड़ा सा बजट के ऊपर थोड़ा सा फोकस हो जाता है ना, धीरे-धीरे इसलिए शुरू हो थोड़ा सा जाएगा। बड़े बड़े कुछ ना कुछ आना चालू हो जाता, तो वो शुक्र है। बाकी ठीक है, कंसोलिडेट करो, बढ़िया फर्स्ट क्लास, अपग्रेड होगा पक्का। थैंक यू सर। आपके नंबर वैसे कितने सोशियोलॉजी में कैसे थे? सर सोशियोलॉजी में लास्ट टाइम अच्छे थे, जब 2022 का जब था, उसके बाद थोड़े से कम हुए। 2024 में कम थे, 2024 में कम थे। इस बार कैसा रहा है पेपर? इस बार Mains मिक्स्ड है सर। कुछ। नेक्स्ट है, कोई नहीं, आप अच्छी तैयारी करो और आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। और आप इसी कॉन्फिडेंस के एक चीज़ का ध्यान रखना, आपने सवालों के 3-4 जवाब में इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, इंडियन सर्विस का इस्तेमाल किया, उससे बचो। यस सर। बोर्ड ये सोच सकता है कि बंदा ऑलरेडी भला अच्छा खासा इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में है, तो इसको और करने की क्या जरूरत है? तो आप सिंपली बोलो ऑफिसर शुड बी ट्रेन, डोंट यूज द वर्ड टाइम। आपने 4-5 बार इस Yes, sir. देखना है इसका क्यों, आपने 4 बार इस चीज़ का इस्तेमाल किया, उससे थोड़ा सा बचो। ओके सर। एक और बात, उसके बाद 14 जनवरी तो है ही, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, 26 जनवरी है, EI इम्पैक्ट समिट है, ब्रिक्स समिट है, लाइकली कोड समिट है। इनके बारे में अच्छे से अपनी तैयारी कर ले, यस सर। ठीक है? यस सर। और सोशल मीडिया रेगुलेशंस, यस सर। ऑस्ट्रेलिया बैनिंग अंडर 16 ईयर्स, क्या भारत में होना चाहिए कि नहीं, उसके पीछे क्या लॉजिक आप लगाओगे, इसको भी अच्छे से सोच ले, यस सर। ठीक है? थैंक यू सर। तो क्या इंटरव्यू में कुछ एरर सा हो गया था कुछ, वैसे क्या कोई ऐसे कोई 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा वैसे हो गए थे, क्या हुआ था? पता नहीं सर, मुझे लग रहा था मैं ज़्यादा स्माइल कर रहा था या हंस रहा था इसका। नहीं, आज बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने कहा आज जो है, तो इंफॉर्मेशन सर्विस के बारे में पूछा गया था कुछ? यस सर, पूछा था। थोड़ा तब तो आपने ज्वाइन भी नहीं किया था ज़्यादा। नहीं कर लिया था। 2-3 महीने ट्रेनिंग हुई थी। नहीं ज़्यादा, हार्डली एनीथिंग। सोशल इश्यूज पे थोड़ा कॉन्संट्रेट कर लेना, छोटे मोटे होते हैं, लेकिन कैसा लगता है कि आदमी आए इंफॉर्मेशन सर्विस में, फिर भी लेटेस्ट है सब। हाँ बिल्कुल। अच्छे से पूरे न्यूज़पेपर पे टाइम दो, यस 2-3 घंटे हर रोज लगातार। एक और लगा लो न्यूज़पेपर, यस सर। मैं हिंदू भी लगा लो, फाइनेंशियल एक्सप्रेस पढ़ रहा हूँ, द हिंदू एंड perspective फाइनेंशियल। मिल जाता ना, यस सर। अलग व्यू मिल जाता उसमें। इंडियन एक्सप्रेस अलग तरह से बात करेगा, हिंदू अलग तरह से। बात तो कैसा लगता है कि ऑफिसर से बात कर रहे हैं, थैंक यू सर। वो अच्छा है, प्लस पॉइंट। हाँ, चलिए, वेरी बहुत गुड। बढ़िया। समटाइम्स ये हैंड मूवमेंट हो जाते हैं सर। वो अच्छे हैं, ठीक है, वो ठीक है, नॉट रिस्ट्रिक्टेड। नहीं, अच्छा था वो।
अच्छा था। ज़्यादा ही टाइट करके बैठोगे तो यहाँ निशान पड़ जाएंगे टांगों में, लोग सुनते हैं क्या। एकदम नेचुरल रहो, बी ओरिजिनल। ओके सर, चलो ऑल द बेस्ट। ओके, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर।